तो राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के हमारे चौथे व्यक्ति में अमित भाई और ए द स्ट्रैप मैन। इनको स्ट्रैप मैन ऐसे नहीं बोला जाता, स्ट्रैप मैन गेम होता बहुत अच्छी है। तो कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप बताएं। बस बढ़िया। तो आज का पॉडकास्ट थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है और थोड़ा जो हमारे जो प्लेयर हैं अमित भाई, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एज अ रेफरी, एज अ प्लेयर, और आगे इनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। इन्होंने सबसे पहली बार स्टीरॉयड लिए हैं, सारे चीज़ें आज आपको हम इनके बारे में बताएंगे। तो हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो भाई, आपका आर्म रेसलिंग आपने कैसे शुरू करी और उससे पहले का क्या बेस था? यार आर्म रेसलिंग ना, मतलब ऐसे बचपन से शौक तो होता ही है पंजा लड़ाने का सबको। हाँ। ऐसा ही था कि हाँ पंजा तो लड़ाना ही है, ठीक है। बट उससे पहले ऐसा था, मैं आर्म रेसलिंग का कोई प्रोफेशनली पता भी नहीं था कि होती है या नहीं होती। तो मैं मार्शल आर्ट्स खेलता था पहले, एंड मार्शल आर्ट्स में मैं अच्छा खासा चल रहा था। नेशनल्स में गोल्ड था, दिल्ली ओलंपिक्स में गोल्ड था, SJ5 में मेडलिस्ट था। तो बहुत अच्छा गेम चल रहा था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड है कपिल भाटी, हाँ जी। तो उसके साथ मैं आर्म रेसलिंग कर रहा था। तो वो उस समय ना बहुत पतला सा था, और मैं उस समय था, मतलब मार्शल आर्ट्स खेलता था, बॉडी बहुत अच्छी थी। तो मैं गया, एक दिन हमने पंजा लड़ाया ऐसे ही, और उसने मेरे को ऐसे ही आराम से हरा दिया बच्चों की तरह, कि जैसे कुछ है ही नहीं। तो मैंने सोचा यार, मैं इतना हट्टा कट्टा, ये पतला था, इसने मेरे को हरा दिया। तो मेरे को ना ऐसी शौक चढ़ा कि नहीं भाई, मैं थोड़ा देखूंगा कैसे करते हैं, आर्म रेसलिंग तो करूंगा। हाँ। तो धीरे धीरे ऐसे ही करने लगा, और बंदों से लड़ाने लगा, जीतने लगा। वैसे ही शौक चढ़ने लग गया। फिर मैं शिवांशु भैया से मिला, फिर शिवांशु भैया के थ्रू मैं दिल्ली स्टेट खेला, और फिर वही कहते हैं ना, एक जुनून चढ़ता ही चला गया फिर आर्म रेसलिंग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब तक की जर्नी क्या रही और इस जर्नी में आपने क्या क्या फेस करा और अचीव करा? यार जर्नी ना, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी रही, मजेदार भी रही, और अचीवमेंट्स भी बहुत रही। लाइक कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि घर वालों ने मार्शल आर्ट से इधर आने नहीं दिया था पहले तो आर्म रेसलिंग। अच्छा, क्योंकि आप घर उससे वाले, अच्छा ही कर रहे थे। हाँ घर वाले अगेंस्ट थे। घर वालों को ये था, क्योंकि आर्म रेसलिंग इतना ग्रोइंग स्पोर्ट्स नहीं था उस समय 2021 में। तो उस समय क्या करते थे मम्मी पापा, पैसा क्यों खराब कर रहा है हमारा, हाँ ताइक्वांडो खेल रहा है, अच्छा खासा ताइक्वांडो खेल, आगे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये सब होगा। हाँ, एज अ बॉय घर में थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है हाँ। कि आगे क्या करना है। और career अगर की आप tension सिंगल हो, तो मतलब एक ही हो, हाँ। तो फिर तो और ज्यादा प्रेशर रहता है कि आपको ही सब कुछ क्योंकि घर देखना वालों की है। उम्मीदें भी तो आपसे ही रहती हैं। हाँ। तो वो था कि कॉम्प्लिकेटेड रही जर्नी। धीरे धीरे मैं करता गया। शिवांशु भैया ने बहुत साथ दिया मेरा स्टार्टिंग फेज में, कि हाँ मैं, तू कर करवाते गए करता गया मैं। फिर शुरू हुई जर्नी मेन तो दिल्ली स्टेट के बाद। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, और ऊपर लेवल पे खेलना चाहिए। बट घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट थे। फिर मेरा मन में था कि अगर मैं मतलब इस स्पोर्ट्स को खेल रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी इनकम ऑफ सोर्स से खेल सकता हूँ। तो यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी, जिसके पापा जी मेरे बहुत अगेंस्ट थे। तो हमारे घर में मतलब ऐसा था कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, हाँ। स्पोर्ट्स में यूट्यूब वगैरह इन सब में कुछ नहीं रखा। और मैं मतलब अपने घर वालों से वो पूरा वाला ही कि अलग था। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे हाँ। कूदोगे तो और मैं अपने घर खराब। वालों से पूरा अगेंस्ट था। लाइक मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सब ऐसे बिल्कुल पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड। हाँ। और मेरा था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, स्पोर्ट्स एंड इन सब में सब कुछ रखा है। तो यही करेंगे, अपने पैशन को फॉलो करूंगा बेसिकली। तो आपने ऐसे कि अपने घर वालों को गलत प्रूफ करा कि हाँ, प्रूफ करा कि स्पोर्ट्स में भी है कुछ, तो उसके लिए क्या घर वालों का क्या ओपिनियन दिया, क्या रिव्यू रहा? लाइक जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा तो और जब आपने पहली इनकम घर वालों को उसमें दी होगी, तो हाँ। उनका क्या रहा कि ये भी हो सकता है? यार मैं बताता हूँ क्या हुआ था। पहले जब मैं दिल्ली स्टेट खेला एक बार दोबारा, हाँ। गोल्ड आया, तो उस समय में ना, मतलब पापा जी को ये था कि कुछ पैसा नहीं है। हाँ। SJ5 से एक अच्छा अमाउंट आता था गवर्नमेंट नेशनल से मार्शल आर्ट्स में। हाँ। तो पापा जी को ये था कि कोई स्कोप भी नहीं है आगे, इनकम ऑफ सोर्स तो उनको कोई वो था ही नहीं। बट ये था कि कोई आगे कुछ है ही नहीं। तो भाई मैंने सोच लिया था उस दिन, मैंने ठान ली थी कि मेरे को अपने घर वालों को गलत साबित करना है। मेरे परिवार वालों में से ही बहुत ने बोला था मेरे को कि 4 दिन का शौक है, उसके बाद जब टाइम आएगा तो अपने आप ही सब कुछ छोड़ देगा। हाँ। कुछ नहीं कर पाएगा आगे। तो मेरे को एक जुनून था मेरे अंदर कि अब इन्होंने मेरे को बोला है ना, तो मेरे को गलत साबित करके दिखाना है। तो मैं फिर उसके बाद संजय भैया से मिला। संजय भैया ने मेरे को, मतलब आज अगर मैं इस लेवल पे बैठा हूँ तो सिर्फ उन्हीं की बदौलत बैठा हूँ। ठीक है, वो नहीं होते तो शायद इतना लेवल अचीव नहीं कर पाता। एंड हम करते गए कंटिन्यूसली। फिर मैं पहला दोबारा एक बार कंपटीशन खेला, PSL प्रो स्पोर्ट्स लीग करके हुआ था। वहां पे मैं चैंपियन ऑफ चैंपियन बना। सीनियर का और जूनियर दोनों एक ही दिन में ओवरऑल चैंपियन ऑफ चैंपियन बना। मैं घर लेके गया अपनी ट्रॉफीज। पापा जी बहुत खुश हुए। पापा जी ने देखी कि हाँ भाई लड़का अचीवमेंट्स करके आ रहा हाँ। है, ठीक है। तो पापा खुश थे। और उस समय भी उनका मन नहीं हटा था कि आर्म रेसलिंग करानी है। Stable नहीं है इतने के। स्टेबल नहीं था उनका हाँ। मन कि आर्म रेसलिंग करनी है। बट हुआ क्या, जैसे जैसे मतलब यूट्यूब पे भी उन्होंने थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दिया था हाँ। कि हाँ ठीक है, तू वीडियो डाल रहा है, डालता रहे। उस समय मैं Redmi Note 9 यूज करता था। क्या? Redmi हाँ Note जी, हाँ 9 जी। फोन होता था, तो यूज करता था। तो मैं सोचता था कैमरा क्वालिटी बढ़ाने के लिए लाइक आईफोन यूज करते थे सब। हाँ। तो आईफोन लेना था, बट वो ये पापा जी को बोल नहीं पाता था उस वही समय। घर किया ना। एंड हुआ क्या कि एक दिन ना, जब मेरा मतलब पहली बार PSL में लगा गोल्ड, तो COC बनी, तो मैंने कहा मैं मंदिर जाऊंगा, अपना होके आता हूँ। तो पापा जी मेरे साथ जा रहे थे मंदिर,
और हुआ क्या, वहाँ पे 3-4 लड़के आते हैं, 3-4 लड़के आके बोलते हैं आप अमित भैया हो ना, मैंने कहा हाँ, तो वो कहते भैया बिग फैन ये वो। तो वो मतलब पापा जी के लिए ना एक अच्छा मोमेंट था। हाँ, एक उनको लगा, उनको प्राउड फील हुआ कि हाँ भाई मेरे बेटे को लोग जानने लग गए अब। जानने लग तो गए। वहीं से आई थिंक उनका माइंड भी थोड़ा स्टेबल होने लग गया कि हाँ चल इसमें कर सकते हैं आगे। वही एज अ फादर और एज अ सन दोनों के लिए प्राउड मोमेंट था। हाँ, दोनों के लिए प्राउड मूवमेंट था। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, प्रो पंजा आया, प्रो पंजा के बारे में पता चला, मैं स्टेट्स में अच्छा परफॉर्मेंस रहने लग गया, अच्छा नाम बनने लग गया, लोग जानने लग गए, मतलब आसपास में सब तारीफ करने लग गए और अच्छे अचीवमेंट्स होने लग गए, यूट्यूब मोनेटाइज हो गया और कई बड़े प्लेयर्स को मैंने डिफीट करा, तो अच्छा नाम बना मेरा वहां पर उस समय। एंड पापा जी, मतलब जब मैं लीग में सिलेक्शन हो गया था, टॉप 18 में मैं स्टैंड कर रहा था 6 रैंक पे, पहली बार मैं रैंकिंग खेलने गया था एंड मैं 6 रैंक पे था। तो मेरे पापा जी ने मेरे को बोला कि भाई देख ले तुझे क्या करना है, क्योंकि उस समय भी नहीं था उनका माइंड। तो मैं बड़ा परेशान हो गया था उस समय, वो कॉम्प्लिकेटेड जो क्या जर्नी थी ना करूं? कि क्या करूं, क्योंकि पैसे नहीं देते थे हाँ, ज्यादातर। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रही थी उस समय पे भी, क्योंकि ऐसा होता था इक्विपमेंट्स नहीं थे बेसिकली, ट्रेनिंग करने के लिए इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, बेचते नहीं थे। तो मैं हमेशा ना मतलब कुछ ना कुछ बहाना मार के चला जाता था कि कहीं और ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, किसी और चीज की ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, तो मैं चला जाता था हमेशा। एंड भेज देते, ऐसा नहीं था पापा सपोर्टिव नहीं थे, सपोर्टिव थे, पर वो देख थोड़े वो टाइम चाहते के थे, बाद स्टेबल हो जाए हाँ उनका वो ना। चाहते थे कि मार्शल आर्ट्स में ज्यादा रहूं, क्योंकि प्रो पंजाब में इतना वो आर्म रेसलिंग में इतना स्कोप नहीं स्कोप है। नहीं था उस समय। एंड हुआ क्या, धीरे धीरे जब प्रो पंजा से मतलब हो गया, 1 साल हो गया था, तो कुछ आया नहीं है क्योंकि हाँ जो सिलेक्शन हुआ उनका क्या वो होना है। तो मेरा 12th भी कंप्लीट हो गया था। तो हुआ क्या कि कॉलेज में एडमिशन मिल गया डीयू में, एंड डीयू में एडमिशन मिलने के बाद मेरा साई में भी एडमिशन हो गया था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जूडो में मेरा सिलेक्शन हो गया था वहां पर भी। बट मेरे माइंड में था कि नहीं, मैं ना आज पापा जी से बात करके बोल दूं कि नहीं पापा जी मेरे को ना यूट्यूब करना है और कॉलेज नहीं करना, अभी मेरे को ड्रॉप करना है कॉलेज, और हाँ, मैं सिर्फ अपने यूट्यूब पे ध्यान देना है और आर्म रेसलिंग के करियर पे ध्यान देना है। बट हिम्मत ही नहीं थी बोलने की, तो बड़ी घर मुश्किल वालों से के मैंने, इतने मेहनती पैसे लगे हुए हैं, वो हाँ कॉलेज की फीस है। यही चाहता था कि इतने मेहनत का पैसा लगा है कि उनको मैं किस मुंह से बोलूं, उन्होंने इतना वो करा है। बट मैंने कैसे ना कैसे करके एक दिन बोल दिया। एंड पापा जी ने मेरी बात सुन के मेरे को कहा कि तेरे को 1 साल दिया, तेरे पास 1 साल में जो करना है तू कर, मैं तेरे को 1 साल में कुछ रोक टोक नहीं करूंगा। एंड मैंने उस 1 साल में प्रूफ करके दिखाया, अपना यूट्यूब मोनेटाइजेशन किया, आर्म रेसलिंग में एक अच्छी अचीवमेंट्स करी, इंडिया टॉप रैंकिंग में आया। एंड उसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा अचीवमेंट होने लगी। तो जब पापा जी को दिख गया ना कि ये सब हो गए, तो वो स्टेबल हो गए थे। उसके बाद जब मैं घर गया ना, तो एक अचानक से एक अलग ही हुआ कि भाई कर आर्म रेसलिंग, बिंदास कर, बढ़िया से कर, मैं पीछे सपोर्ट के लिए बैठा हूँ। मेरे पापा स्पोर्ट्स में हमेशा सपोर्टिव थे, बट वही था कि उस समय आर्म रेसलिंग को इतना हाँ, क्रेज स्टेबल नहीं है था। कि नहीं, क्योंकि स्टेबल, वही है ना, आगे का फ्यूचर भी तो है। हाँ आगे का फ्यूचर देखना था। कि घर वाले And- तो इस पॉइंट में देखते हैं कि आगे घर वाले फैमिली बढ़ेगी, हाँ। वही पॉइंट से देखते हैं। एंड जब से लीग वगैरह ये सब आई है, तो हाँ। पापा जी का ये होता है, मतलब वो रोज सुबह फोन करते हैं, पूछते हैं जब वो ऑफिस में होते हैं, भाई ट्रेनिंग पे क्यों नहीं गया, घर पे क्या कर रहा है, वो रनिंग पे जा, अपना ट्रेनिंग कर, हाँ। संजय भैया के पास क्यों नहीं जा रहा। तो वो ना बहुत अब ऐसा हो गया है कि बस तू आर्म रेसलिंग ही कर भाई, पूरा पुश दे रखा है उन्होंने आर्म रेसलिंग पे कि तो ऐसे ही था। जर्नी बहुत मजेदार भी रही, कॉम्प्लिकेटेड भी रही उस बीच में, बट अब बहुत कुछ है एंड सब तो कुछ अभी बढ़िया आपने है। जो आप टाइकेंडो करते थे वो अभी आपने छोड़ दिया है? हाँ मैं टाइकोंडो, मार्शल आर्ट सब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए ऑलमोस्ट अच्छा। छोड़ गए। लास्ट 2021 में दिसंबर में मैंने नेशनल्स खेले थे हैदराबाद में, उसके बाद से मैंने मार्शल आर्ट्स को वो नहीं तो किया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि अभी थोड़े से गेम के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो जैसे कि आप पीपीएल 1 में खेले, टीवी पे आपका मतलब आए, तो घर वालों ने भी देखा होगा कि आप हर रियलिटी शो में आ रहे हो, तो घर वालों को क्या रहा कि खुश हो रहे होंगे काफी? लाइक पहले तो कभी मतलब मैंने भी नहीं सोचा था ना, घर वालों ने सोचा था कि टीवी पे आएंगे, कभी टीवी पे आऊंगा मैं। हाँ, एंड जब पहला सीजन था तो मेरा मैच था एक, मैं गया वहां पे खेलने। जब मैं स्टेज पे गया, लाइक मेरे मम्मी पापा ही सामने ही बैठे थे बिल्कुल, वहां पे वो देखने ही आए थे। तो मम्मी पापा ही और भी मेरे फैमिली मेंबर्स थे, मेरे भाई मेरे मासी सब थे। तो लिटरली जब मैं स्टेज से मैंने नीचे देखा ना, तो वो पापा जी की आंखों में ना आंसू थे, मेरे मम्मी पापा दोनों की आंखों में ना आंसू थे। वो मतलब एक प्राउड मोमेंट था Proud उनके लिए moment था, खुशी कि के आंसू। हाँ मेरा बेटे ने सबको गलत साबित करके आज देखो कहाँ खड़ा है, जो कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। क्योंकि मेरे घर में बहुत थे जो ऐसे कहते थे कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, वो देखो एक टाइम के बाद क्या होगा, तुम्हारा बच्चा क्या ही कर लेगा आर्म रेसलिंग करके। वो ये है, गलत प्रूफ करके जो एक वो आता है ना, सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो एक अलग ही होता है वो अलग ही satisfaction। होता है। चाहे वो मैटर नहीं करता कि स्टेज पे तुम जीतो या हाँ, हारो, जीतो लेकिन या हारो, एक वो है कि हाँ, कि हाँ भाई satisfaction हमने है। साबित करके दिखाया, हम खड़े हैं वहां पर। और मेन वहां पे अगर मैं मैच हारा भी ना, तो मतलब मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा, पापा जी ने कहा अगली बार तैयारी करके जाइए और अनबीटेबल बन के निकलियो अगले साल सीजन तो में। पीपीएल 2 में आपके क्या प्लान्स है, और वहाँ पे अभी अभी फिलहाल कौन कौन कॉम्पिटिटर दिखता है वहाँ पर? लाइक सीजन 2 में मैं बताऊं तो मेरा बहुत क्लियर, मैं स्टार्टिंग मतलब मेरा पिछले साल ही जो मैंने गलती करी थी, इस साल पहली बार मैं वो गलती नहीं करने वाला। पिछले साल मेरी गलती ये थी कि मैं 10 दिन पहले लीग से 15 किलो वेट कम करके गया था, एंड वहां पर जाके मैं उतना 100% दे ही नहीं पाया।
तो ये इस गेम में लेकिन वेट कम करना ना खरता है काफी। हाँ, तो इसलिए इस बार वो गलती नहीं करनी। इस बार मैं अपने वेट को स्टेबल लेके चलूंगा लीग से पहले ही। और मेरा क्लियर माइंडसेट इस समय यह है कि मैं इस बार लीग में जाऊंगा तो अनबीटेबल नंबर 1 बन के ही आऊंगा वापस। और मेरे लिए मेरे बिगेस्ट अपोनेंट जो है 100 केजी में, लाइक दारा भाई, जो सबसे पहले ही मेरे सबसे बड़े अपोनेंट है। दारा भाई है, प्रमोद भैया है और कनन भैया है। लेकिन तीनों को मैं अच्छे बहुत अच्छे मेन एक्सपीरियंस टारगेट देखता हूँ। हाँ, तो जैसे कि इस गेम में स्टीरॉयड यूज भी काफी है, काफी लोग यूज करते हैं, इवन फ्रॉम 50 किलोग्राम टू हैवी हो। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप यूज करते हो या नहीं करते हो, या फिर आगे प्लान्स हैं यूज करने के, क्योंकि आगे एशिया भी जाओगे, वर्ल्ड भी जाओगे, तो उसमें आपके क्या प्लान्स है अभी? लाइक मैं बताऊँ, अभी तो मैंने अभी तक कुछ यूज नहीं करा है अभी ऐसे कुछ कंज्यूम स्टेरॉइड्स नहीं में, करा है। कुछ कंज्यूम नहीं करा है। ठीक है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि अमित यूज कर रहा है, अमित चला रहा है। एक अभी मेरा थोड़ा टाइम पहले एक मैच हुआ था जिसमें मैंने एक अच्छे प्लेयर को हराया था, नाम नहीं लूंगा। तो उसका भी कहना ये था कि अमित जो ले रहा है बहुत अच्छा ले रहा है। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि हाँ भाई, नहीं ले रहा तब इतना हुआ है, तो जब लूंगा तो क्या ही लेकिन होगा। जो लेता है ना उसका फिर डाउनफॉल भी आता है, वो हाँ। आया ही नहीं तो। भाई देखो, डाउनफॉल तो आया ही नहीं। वो तो इंजरीज जब आपको हो जाएगी तो डाउनफॉल तो आप नेचुरल हो चाहे फाइनेंस हो, आना ही है आपका। जैसे कि आपने इंजरी मेंशन करी, तो इंजरी के लिए आप क्या करते हो, इंजरी से डील कैसे करते हो, क्योंकि काफी इंजरी प्रोन स्पोर्ट है ये। हाँ, और काफी, कभी रिस्ट में, कभी फ्लेक्सर्स में, कभी टेनिस एल्बो में कुछ ना कुछ दर्द रहता है, तो आप कैसे उसे डील करते हो? लाइक मैं बताऊँ, पिछले साल मेरे को नेशनल्स में आभास के साथ मेरा जब क्योंकि फाइनल इवन शिवांशु भी ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर की इतनी लॉन्ग इंजरी खिंच गई, अब वो हाँ। पीआरपी करा रहे हैं, हाँ, तो उसे कह रहा तो मैं बताता हूँ इस चीज में ना, मैं टचवुड जेनेटिक मेरे बहुत अच्छे हैं रिकवरी में। हाँ। रिकवरी वाले जेनेटिक्स मेरे बहुत अच्छे हैं। लाइक मैं ऐसे रिकवर हो सकता हूँ अपनी इंजरी से, सबसे मैं ऐसे रिकवर हो जाता हूँ विदिन, मतलब ऐसा होता है कि जरा लंबा टाइम नहीं खींचती मेरी इंजरीज। तो हुआ क्या था, मेरा ये रिस्ट का दिक्कत हो गई थी, लिगामेंट अंदर से ना स्ट्रेच हो गए थे और कुछ कुछ माइनर से टूट गए थे। जब मैंने इसका एमआरआई करवाया था तो डॉक्टर ने मेरे को बोला ऑलमोस्ट आपको 6 महीने लगेंगे ठीक होने में। बट मैं 2 महीने बाद ही ठीक होके खेलने चला गया था वापस। तो मेरा रिकवरी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत लोग इसलिए भी सोच जाते हैं कि रिकवरी रेट ज्यादा है तो इंजरीज मेरे को इतनी होती नहीं, और अगर होती भी है तो मैं अच्छे से रेस्ट दे देता हूँ उनको। मैं समझ जाता हूँ अगर मेरे को कोई बड़ी इंजरी हुई है तो मैं रेस्ट पे तुरंत चला जाता हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ उसके बाद। अच्छा, तो भैया अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। तो अभी ओवरऑल इंडिया में आप किसी के साथ प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के साथ अगर आपको मैच करना चाहो, तो आप किसके साथ करोगे? तो यार अभी अगर अपने वेट के हिसाब से बताऊँ तो ऑब्वियसली दारा भाई के साथ ही करना चाहूंगा प्रॉपर। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद, हार्डली लाइक 1 साल या 2 साल बाद थोड़ा वेट और पुट ऑन करके, लाइक अराउंड 110-115 केजीज के नियर अराउंड जाके एक अच्छे लेवल पे मज़ाहिर के साथ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से मैं सुपर मैच करना चाहूंगा। जब मतलब 2-2.5-3 साल बाद उसके साथ सुपर मैच करना चाहूंगा। और जैसे कि अभी आप कौन कौन से सप्लीमेंट यूज करते हो आर्म रेसलिंग के लिए, उनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों यूज करते हो? यार आर्म रेसलिंग में ना आपको सप्लीमेंट बहुत जरूरी होते हैं। पहले तो ये चीज है, लोग बहुत सोचते हैं कि वो नेचुरली रिकवर हो जाएंगे। क्योंकि लाइक बॉडी बिल्डिंग में तो आजकल लोग प्रोटीन ले लेते हैं, क्रिएटिन ले लेते हैं, पता नहीं क्या क्या विटामिन लेते हैं, तो आर्म रेसलिंग में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, एसेंशियल है जो कि? आर्म रेसलिंग में मैं बताता हूँ, प्रोटीन आपका बहुत एसेंशियल है। ठीक है, विटामिन डी आपका बहुत है। लाइक जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं उनको इतना लोड नहीं पड़ता होगा। ठीक है, बट जो नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते उन्हें जरूरत होती है। ठीक है, फिश ऑयल आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप टी बूस्ट लेना चाहो, टी बूस्ट भी आपके बहुत ज्यादा जरूरी बताया आपने? है। टेस्टा बूस्टर, अच्छा। बेसिकली टी बूस्ट एक मेडिसिन आती है। हाँ। ठीक है, नेचुरली वो आपको एनहांस करती है, वो नेचुरल होती है बेसिकली, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप कंपटीशन से 1-2 महीने पहले आप उनको यूज कर रहे हो तो वो ठीक है, अच्छी बात है। एंड मल्टीविटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपका डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लूटामाइन लेना बहुत जरूरी है। अच्छा। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आर्म रेसलर्स के लिए, बिकॉज रिकवरी इनसे ही होती है। क्योंकि इसमें मसल का थोड़ा बहुत कम है, लेकिन टेंडेंस ज्यादा एंगेज होते हैं। टेंडेंस, लिगामेंट ज्यादा एंगेज है, मसल्स का भी रोल है, तो इसलिए ओवरऑल रिकवरी के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत लोगों का ये कहना होता है कि भैया हम कुछ नहीं यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें नेचुरल चलना है। अरे आप नेचुरल रिकवर नहीं हो वो भी सकते, तो नेचुरली है। वो भी नेचुरली है, बट लोगों के दिमाग में गलत फितूर है कि वो हाँ, चीजें डब्बे नेचुरल लेता नहीं है। है। हाँ, डब्बे लेता है बेसिकली, इसलिए। क्योंकि बडिंग से पता लगा था बंदा क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। हाँ, तो अगला सवाल ये है कि इतना स्पोर्ट्स ही ग्रो कर रहा है, आने वाले 1 साल में इतना ग्रो करेगा, तो आने वाले कितने सालों, मतलब सालों में कितना ग्रो करेगा? तो आपका क्या व्यू है कि ये गेम ओलंपिक में ऐड होगी आगे या नहीं? यार देखो, गेम ओलंपिक्स में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लाइक जैसे अभी प्रवीण सर ने और क्योंकि ये गेम का ओलंपिक में आते ही काफी स्कोप हो जाएगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट काफी बढ़ जाएगा, जैसे आपने टाइकेंडो में सपोर्ट आता था वैसे इसमें भी बढ़ जाएगा। लाइक इंडिया में ना, मैं बताऊँ, बहुत क्लियर चीज है कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट है। क्रिकेट को हाँ। बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट है यार, कि सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, और भी चीज है
जिनको आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक अगर मैं बताऊं, आने वाले कुछ सालों में गेम जा सकता है, ओलंपिक बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि लाइक अभी इंडिया के टॉप 3 लीग्स में से एक चल रहा है, प्रो पंजाब लीग। हाँ। ठीक है, इंडिया के टॉप 3 लीग्स में से एक चल रहा है, प्रो और पंजाब लीग। सुनील शेट्टी ने भी खुद हाँ, वो कर सुनील दिया। शेट्टी ने भी कुछ प्रमोट कर दिया है। सो गेम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, एंड आगे और चीजों को भी धीरे धीरे क्वालिफाई करता हुआ ओलंपिक्स में चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लाइक अभी अगर आप देखोगे पुलिस गेम्स में भी आर्म रेसलिंग होने लग गया है। ठीक है, मतलब आजकल सभी आर्म रेसलिंग में घुस रहे हैं, मतलब बच्चे भी बड़े भी, कोई इसकी उम्र भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि अभी बिगिनर्स के बारे में बात हो रही थी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फॉर अ बिगिनर जो अभी सिर्फ नॉर्मल जिम करता है लड़का, या फिर जो सिर्फ और सिर्फ आर्म रेसलिंग करना चाहता है, तो उसके लिए क्या स्प्लिट है कि आर्म रेसलिंग में ग्रो करे एज अ हुक या फिर टॉप रोल प्लेयर? लाइक अभी ना नए बंदे जो आ रहे हैं बहुत ज्यादा, हाँ। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो छोटी सी सबके कमी है, वो इंटरनेशनल आर्म रेसलर का वर्कआउट देखते हैं सिर्फ। ठीक है, इंटरनेशनल आर्म रेसलर्स का वर्कआउट इसलिए देखते हैं क्योंकि इंडिया में पहले कोई वीडियो नहीं बनाता था इतनी, सिर्फ एक आकाश कुमार थे सेंटर जो बना रहे थे। बट अब बहुत बंदे, पर अब भी लोग क्या करते हैं, ज्यादातर इंटरनेशनल आर्म रेसलर्स को ही फॉलो कर रहे हैं। लाइक उनका वर्कआउट बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है। ठीक है, तो मैं बिगनर्स को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप एक अच्छा कोच देखो अपने नियर बाई एरियाज में। हाँ। या फिर किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो, मेरे को हो गया, और भी आर्म रेसलर है, संजय भैया है, सक्षम भाई है, शिवांशु भैया है, बहुत आर्म रेसलर है जिनको आप मैसेज करके वर्कआउट रूटीन पूछ सकते हो। एंड वर्कआउट हफ्ते में सिर्फ 3 दिन करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो। हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन, और एक दिन ट्रेनिंग का रखना है, बाकी दिन आपको अपना बॉडी वर्कआउट करने हैं। ठीक है, अब अगर आप टॉप रोलर हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बैक प्रेशर, आपका प्रोनेशन, आपका राइजिंग, थंब प्रोनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक हुकर हो, आपके लिए कपिंग, साइड प्रेशर, आपका डिफेंसिव, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करी, तो मैं अभी जैसे कि रिसेंटली जो मैच हुआ है लिवान वर्सेस डेवन, तो उसके व्यूज पूछना चाहूंगा कि क्या बोलना चाहोगे आप उन पे, क्योंकि आपने पूरी रात जाग के वो भी देखा था। हाँ वो यार, मैं ना एक शादी में गया हुआ था, मतलब अपनी दीदी की शादी में था, वो वहाँ पे शादी से ज्यादा ध्यान मेरा उस मैच पे था। एंड वो मैच बहुत ही ज्यादा एपिक था, एक तो क्योंकि देखना था कि वर्ल्ड का नंबर 1 कौन बनेगा। एंड मैं डेवन को हैट्स ऑफ करता हूँ, क्यों? बिकॉज लाइक उसका वेट 130 किलो के नियर राउंड है, एंड लिवान लाइक 170 180 के नियर पूरा राउंड था। 50-60 किलो का अंतर है ना? ठीक है, 50-60 किलो का अंतर है, फिर भी वो स्टिल उसको चैलेंज करता है आर्म रेसलिंग के लिए, मैच वो के अपने लिए। प्राइम में भी नहीं है, हाँ, ओल्ड एज हो गई है। ओल्ड एज हो गई है, प्लस एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस जब वो मैच हुआ, लाइक होप सी सबको इस बार डेवन की, क्यों? क्योंकि डेवन की लेफ्ट बहुत ज्यादा अच्छी थी अकॉर्डिंग टू लिवान, एंड लिवान का लगा नहीं था चांस, क्योंकि सबको ये था कि लाइक पहले जैसे मैच हुआ डेवन और एर्मिस का हुआ, और एर्मिस और लिवान का हुआ, तो वो मैच में बहुत डिफरेंस आया था। तो सबको यही था कि डेवन इस बार ले जाएगा। हाँ। एंड मैं खुद ऐसे बिल्कुल सीरियस होकर मैच देख रहा था, तो उस समय पे ना माइंडसेट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का होता है वो बहुत ज्यादा विद इन अ सेकंड का होता है। लाइक पहले जैसे डेवन ने स्टार्ट लिया, पहले मैच का अगर आपने स्टार्ट देखा हो तो कितना प्यारा स्टार्ट था, लाइक सेंटर भी होल्ड कर लिया था लिवान को। इस गेम में ये भी तो होता है कि मतलब आप किसी को हरा रहे हो और वो किसी को हरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप उसको भी हरा दोगे। हाँ, बेसिकली आप ऐसे जज नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, तो डेवन और लिवान का जब पहला मैच हुआ, एंड पहला मैच डेवन ने सेंटर पे होल्ड कर लिया लिवान को, एंड वो ही बहुत बड़ी बात है कि लिवान को आज तक कोई सेंटर पे होल्ड नहीं कर पाया। बट मैं मानूंगा कि लिवान इस बार टेबल आईक्यू रेडी करके आया था, क्योंकि लिवान पहले क्या होता था कि उसको एर्मिस को ही पिन करने में बहुत टाइम लग गया था। हाँ। फ्लॉप में से, क्योंकि उस समय टेबल आईक्यू नहीं था, बट इस बार उसके बाद टेबल आईक्यू था। उसने तुरंत जैसे ही देखा उसका रिस्ट फ्लॉप हो गया, उसने पिन कर दिया तुरंत। उसने होल्ड ही नहीं करा, होल्ड ही नहीं करा, फ्लॉप प्रेस में पिन करा। और डेवन शायद उसके लिए रेडी नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि डेवन को यही था स्टिल कि वो मैनेज कर लेंगे, उसे थका देंगे किसी रूम में जाके, एंड जब वो थक जाएगा तो मैच खत्म हो जाएगा। बट लिवान इस बार बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, लाइक अपना एंड्योरेंस, अपना आईक्यू सब वो तैयार करके आए थे। क्योंकि अगर आपने लिवान के पहले मैचेस देखे हो तो होता क्या था, लिवान थक जाता था बहुत जल्दी। हाँ। वो लाइक चाहे उसने पावर भी नहीं लगाई, सामने वाले को होल्ड करके भी खड़ा है, और उसका सांस बहुत ज्यादा फूलता था, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा हो जाता था, पल्स हाई हो जाती थी। ठीक है, बट डेवन के टाइम को ऐसा लग रहा था बिल्कुल नॉर्मल कैजुअली खड़े हैं कि हाँ ठीक है भाई, मैं मार दूंगा, मैं पता है। या तो ये पावर डिफरेंस है या फिर वरना एंड्योरेंस बढ़ा के। हाँ, पर लिवान इस बार अच्छे से प्रिपेयर होकर आया था, क्योंकि वीडियो तक आपने देखी, चांस नहीं ले सकते ना, क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा है। वर्ल्ड देख रहा था। बिकॉज लिवान इस बार क्या हुआ था, आपने उनकी इंस्टा स्टोरीज देखी होगी, तो रेगुलर फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो एंड्योरेंस पे वर्क करके आए थे इस बार। समझ गया। तो भैया मैं पूछना चाहूंगा कि किसी भी प्लेयर का माइंडसेट क्या रहना चाहिए किसी भी टफ मैच या टूर्नामेंट या सुपर मैच से पहले या बाद में? यार अगर मैं किसी और के माइंडसेट की बात नहीं करता, मैं जनरली अपने माइंडसेट की बात बताऊं तो मेरा ऐसे रहता है, जब भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर अपोनेंट है मेरे सामने, या मैं किसी सुपर मैच खेलने जा रहा हूँ,
तो मैं बहुत नर्वस होता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। चाहे मेरे को पता हो मैं सामने वाले से तगड़ा हूँ, पर मैं बहुत नर्वस रहता हूँ कि क्या कुछ भी हो सकता होगा, है। कुछ भी होगा, मैच रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब बहुत तगड़े हैं भाई आज के टाइम में। आप किसी को जज नहीं कर सकते ऐसे देख के कि पतला सा ऐसे नहीं हरा पाऊंगा, मतलब मैं हरा दूंगा, नहीं, वो तगड़ा भी निकल सकता है। लाइक अगर ये इंसिडेंट में बताऊँ तो जयपुर में हुआ था मेरे साथ, देवेंद्र कंडोला के साथ मेरा मैच था। एंड देवेंद्र कंडोला ने जितने मैच देखे आज तक वो इतने स्ट्रांग रहे, इंडिया के टॉप नॉच प्लेयर्स रहा है उन्होंने, तो मेरे को ये था कि भाई तू जाएगा और वो सीधा मारेंगे और तू आ जाएगा। उस समय पे मैंने संजय भैया को फोन किया, तो संजय भैया सबसे ज्यादा अगर मेरी मोटिवेशन कोई हाई कर सकता है ना, तो वो सिर्फ संजय भैया और मेरे पेरेंट्स है बस। हम्म। तो मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को फोन किया, पेरेंट्स से बात की, तो मम्मी पापा ने कहा तू जा बिंदास के, डर मत, ठीक है। फिर मैं संजय भैया को फोन किया, मैंने भैया को बोला, मैं कहा भैया देवेंद्र कंडोला है सामने, मैं नहीं खेल पाऊंगा, वो तो बहुत तगड़ा है। तो उनका हर बार पहला शब्द जो होता है ना वो ये होता है कि तेरे से तगड़ा कोई नहीं है, तेरे से तगड़ा कोई नहीं है। और जेन्युइनली मैं टेबल पे जब जाने वाला होता हूँ ना, उनकी पूरी बातें सुन के जब वो समझा चुके होते हैं अच्छे से मेरे को, तो मेरे दिमाग में बस फिर एक चीज बैठ जाती है मेरे से कि तगड़ा मेरे है से नहीं। तगड़ा कोई नहीं है। और हाँ, अगर आपको चैंपियन बनना है इस गेम में, तो आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि मैं ही नंबर 1 हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, नहीं तो आप इस गेम में चैंपियन नहीं बन सकते। तो मेंटल प्रेशर से आप ऐसे डील करते हो मतलब? मेंटल प्रेशर भाई बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मतलब सामने कितनी पावर लेके बंदा बैठा है और आप कितनी पावर लेके बैठे हो, और उस समय पे क्या होता है बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं तो गेम ही नहीं निकलता। जितना आप मेंटल प्रेशर को अपना काम रखोगे उतना ही अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो जैसे कि अभी नए बच्चे घुस रहे हैं आर्म रेसलिंग में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी अभी टूर्नामेंट्स खेलते हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? यार मैं नए बच्चों के लिए ना एक बहुत क्लियर एडवाइस देना चाहूंगा कि अभी क्या है, बच्चे ना सिर्फ मेडल के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, मेडल मिल जाए, प्राइज मिल जाए, बस मेडल मिल जाए, प्राइज मिल जाए, ये सब हो एक्सपीरियंस जाए। के पीछे नहीं भागा। एक्सपीरियंस कोई चाहता ही नहीं है। प्रैक्टिस में आप अगर देखोगे, लोग बच्चे प्रैक्टिस में भी आजकल क्या करते हैं, रील्स ने सबसे ज्यादा माहौल खराब कर रखा है। मैं जेन्युइनली बताऊं हाँ। तो रील्स ने बहुत माहौल खराब करा है। प्रैक्टिस में आप किसी को हरा रहे हो, आपने उसके मैच की वीडियो निकाल के प्रैक्टिस में डाल दी, ये सब कर दिया, वो बहुत बेकार चीज है। एंड बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूँ, आधे सोचते हैं कि मेडल लगाना है, हैवी वेट में कोई नहीं होता, वेट बढ़ा लेते हैं। आधे सोचते हैं हमारा वेट बढ़ा हुआ है, हम कम वेट में जाएंगे तो हम कम वेट में मेडल मार लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी परफॉर्मेंस ही खराब हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन 2-2 दिन पहले 5-5, 6-6, 10-10 किलो वजन गिरा के ले आते हैं। नहीं भाई, कम से कम 1-1.5 महीने पहले गिराओ उसको, एक मेंटेनेंस पे लेके चलो, तभी आपकी पावर वापस आएगी, नहीं तो आप नहीं खेल सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या मैसेज रहता है कम्युनिटी के लिए, आर्म रेसलिंग कम्युनिटी? लाइक मैं आर्म रेसलिंग कम्युनिटी को लेके चलूं तो यार देखो, कम्युनिटी बहुत अब ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा अच्छा होने लगा है गेम बेसिकली, ठीक है। बट कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा दिखावा, वो चीज शायद आर्म रेसलिंग को लेके गलत है, ठीक है, क्योंकि अभी एक ग्रोइंग स्पोर्ट है। आप एक एग्रेशन, मैं बताता हूँ, टेबल पे एग्रेशन ठीक है, टेबल पे एग्रेशन अच्छा होता है, लाइक आप खेलते हुए चिल्ला रहे हो या शाउट कर रहे हो, वो ठीक है। बट मैं देखता हूँ बहुत बंदे मैचेस के बाद पता हाथ क्या खींचते करते हैं, झटकाते हैं। हाथ खींच लेते हैं, झटका दे देते हैं, लाइक बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीजी जब करो जब सामने वाला भी कर चुको हो। हाँ। या तो ये हो कि सामने वाले ने आपके बहुत गंदी वाली बदतमीजी करी है, तो आप उस पे उसका हाथ पकड़ के चिल्ला दिए। और लोग क्या करते हैं आजकल, मैं देखता हूँ, जीत रहे चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, वो जीत रहा है, हाथ खींच लेता है, हाँ। टेबल को ऐसे हिला देता है, वो कर देता है। वो टेबल चीज़ की यार इज्जत बहुत करना नहीं गलत है। सीख रहे ना, टेबल टेबल की से ही इज्जत आता करना सब नहीं। आ रहा है। हाँ, लाइक और पता है क्या होता है फिर ऐसे में, क्या होता है, मेरा एक मैच था जिसमें मैं बहुत एग्रेसिव था, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत था गेम का उस समय, वो लीग में था बेसिकली, होगी। तो मैं पहले मैच में चिल्लाया, मैंने उनका बदतमीजी नहीं करी, मैं चिल्लाया सिर्फ। तो लोगों का कहना था ये गलत इंप्रेशन है, गलत एग्रेशन है, आप गलत कर रहे हो ये। तो यार मैं मानता हूँ वो एग्रेशन गलत नहीं होता, एग्रेशन वो एग्रेशन गलत होना होता है। चाहिए, लेकिन कुछ हद तक होना चाहिए। हाँ, कि आप सामने लोग खींच दिया, आप मुंह पे चिल्ला रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप फलाना कर रहे हो, आप ढिमकाना कर रहे हो, वो गलत एग्रेशन है। जैसे कि स्टीव थॉमस वाला मैच जो दारा सिंह जी से हुआ था, वो एग्रेशन, एकदम खींच दिया था, हाँ, एकदम वो एग्रेशन नहीं था, वो उसको ना एक खुशी थी, एक्साइटमेंट ज्यादा हो गई। एक्साइटमेंट ज्यादा हो गई, वो इसलिए काम हो गया था। बाद में दारा भाई ने तो बोला काम होने को, तो काम भी हो गया था, वो ऐसा नहीं है। हाँ। हाँ, ये है कि वो बहुत सही रहता है खेलते वक्त, थोड़ा ज्यादा फुर्तीलेपन में रहता है, तो इसलिए। बट मैं बहुत सिंपल और कम्युनिटी के लिए यही मैसेज देना चाहूंगा, भाई चीजों को सुधारो, गेम पे ज्यादा फोकस रखो, एग्रेशन में बिगाड़ो मत चीजों को, लड़ाई झगड़े मत करो। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बच्चे आपस में लड़ने को राजी हो जाते हैं, ये इसका वो है, ये उसका वो है, भाई मत करो, ठीक है। तो उन चीजों से हट जाओ, गेम पे फोकस करो बस। तो थैंक यू भैया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वेलकम यार। और लास्ट में जाते जाते मैं एक मैसेज सबको देना चाहूंगा कि मेन गेम प्ले पे ध्यान दो भाई, इधर उधर की चीजें छोड़ दो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाओ, ठीक है। आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उसको यूज करो, ठीक है। अपनी वीडियोस अगर आप डाल रहे हो ना, ये उल्टी सीधी चीजों से अच्छा है अच्छी चीज पे वीडियो डालो, ताकि ब्रांड्स आपको आए,
ब्रांड आपको कोलैब करे आपके साथ और अच्छा ग्रो हो और गेम में आगे बढ़ो, ना कि बस पीछे का देख के एक बंदे को टारगेट करके उसी लेवल पे रह जाओ। ठीक है, तो थैंक यू भाई सभी को। अभी ना काफी ग्रोइंग स्पोर्ट है, काफी ग्रो हो रहा है। वो कहते हैं ना कि चलते घोड़े पे सवार हो जाना चाहिए। हाँ। तो कह रहा हूँ मैं, सवार हो जाओ और मिल जाएगी सक्सेस, हो जाओ स्टेबल। थैंक यू। थैंक यू भाई। तो भाई मैं एक चीज बताना भूल गया था, भाई अमित भाई अपना कोचिंग भी देते हैं। ये राजबाग मेट्रो स्टेशन, शालीमार बाग गार्डन, ये शेप अप जिम है, वहाँ पर ये क्या नाम है, नए बच्चों को आर्म रेसलिंग की कोचिंग देते हैं। और फीस बड़ी नॉमिनल है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी इंस्टा आईडी, इनका नंबर वगैरह सब दे दूंगा, आप उनमें आप देख लेना। जिनको कांटेक्ट करना है भैया से कर लेना।